आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। पूरी दुनिया यानी ग्लोब जो है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और ये कहना है एक्सिस बैंक के ग्लोबल रिसर्च हेड और चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा जी का। उनसे बात की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने और समझने की कोशिश की है कि अगला दशक आखिर ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से, बाजारों के लिहाज से कैसा रह सकता है। आप भी सुनिए इस बातचीत को। हाँ सर, जिस तरह से हम ग्रोथ की बात करते हैं, अगले बाकी सब देशों के मुकाबले हम ग्रोथ काफ़ी अच्छा करें, लेकिन जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी इमर्जिंग सेक्टर हैं, जिसमें ईवी की बात हो, सोलर की बात हो और इन सेक्टर्स पे, तो इस पे क्या सरकार को और फोकस करना चाहिए और कॉर्पोरेट इंडिया इन सेक्टर्स में और कैसे अपना बड़ा योगदान दे सकता है? देखिए, सरकार का काम जो है वो एक एनेबलर का है कि वो ऐसा माहौल बनाए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपने एम्बिशंस को, अपने एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सरकार सबसे पहले तो फिस्कल डिसिप्लिन दिखा के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर रही है। तो अभी जो जिस रेट पे लोन मिलते हैं या जिस रेट पे अभी इक्विटी रेज की जा सकती है, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल बढ़े हुए हैं, बट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल बढ़े हैं वो इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उद्योगपति हैं, तो आपको इक्विटी कैपिटल बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है। तो ये सब माहौल जो है सरकार ने क्रिएट कर दिया है। रेगुलेटरी रिफॉर्म भी काफ़ी ज़ोरों से किया जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने देखा होगा, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को हटाया गया। अभी जो राजीव गौबा कमेटी है या जो टीवी सोमनाथन कमेटी है, ये लोग एक एक करके जो रेगुलेशंस हैं, जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो आउटडेटेड हैं, उनको हटा रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया गया। सो ऐसे करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपने एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन सब चीज़ों में भी, जो आपने सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सब की बात की, तो इसमें ये तो जाहिर है काफ़ी सारे भारतीय सवाल सर मेरा सर आप ही के जो जवाब से है। इधर आपने जिस तरह से कहा कि वैल्यूएशन की, भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी बेहतर है, तो सर आप मानते हैं कि अभी जो भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और वो इतने बैलेंस शीट से मैच नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप देखें कि जो एक उसको कहते हैं पी प्रीमियम, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो होता है, तो जो भारत का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है और आप दुनिया के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देखें, तो एक समय था 2-2.5 साल पहले जब भारत का पी मल्टीपल जो है वो दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसको रिलेटिव पी प्रीमियम बोलते हैं। वो अब मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा किया, हमारी अर्निंग्स उतना अच्छा नहीं कर रही थी। तो इक्विटी मार्केट में दुनिया के कंपैरिजन में अब हम उतने महंगे नहीं रहे। ये ज़रूर है कि जो 13-14 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स के जो आदी हैं, उनको 20-21 टाइम बहुत महंगा लगेगा और महंगा है भी। लेकिन अगर हमारी अर्निंग्स रिकवरी हो जाती है, जैसे हमारी इकॉनमी अब ठीक ठाक ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो इससे अगर अर्निंग्स रिकवरी दिखने लगती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स यहाँ से ठीक ठाक कर सकते हैं। आखिरी सवाल होगा सर मेरा, जैसा कि कैपिटल की आपने बात करी, तो सर अगर हम देखिए ग्लोबल स्तर पे अब ब्याज दरें बढ़ रही है, तो भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए या भारतीय सिस्टम के लिक्विडिटी फ्रंट पर हम देखें सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे भी जो महंगाई और ब्याज इंटरेस्ट रेट में जो आरबीआई के द्वारा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है वो कितना लंबा चलेगा? नहीं, अभी तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। मुद्रास्फीति जो है वो काफ़ी, जो हमारा टारगेट 4% है, वो 6-8 महीने तो उसका जो लोअर बैंड है 2%, उसके भी नीचे आ गई थी। तो अभी इकॉनमी में स्लैक है। स्लैक का कहने का मतलब कि जो जितना इनकम इकॉनमी जनरेट कर सकती है उससे कम जनरेट कर रही है। तो उस स्लैक को क्लोज़ करने के लिए आप देखें कि जब सरकार ने अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया है और उस पर वो फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मॉनेटरी साइड से ही उस आउटपुट गैप को क्लोज़ करने की कोशिश की जाएगी। तो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो सरकारी फिस्कल डिसिप्लिन है उसका रिफ्लेक्शन या उसका असर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में पड़ना चाहिए।
जो थोड़ी लिक्विडिटी टाइटनेस के कारण नहीं हो पा रहा है। बट ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट जैसे ही वो होगा मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम हो सकता है, जो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होगा। तो आपका कहना सही है, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज स्लो हो गए हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी है, लोग दूसरे देश में जाना नहीं चाहते, उनको पता नहीं कब का क्या बंद हो जाए। तो ऐसे में अपने पूल्स ऑफ कैपिटल, अपने रिस्क कैपिटल का कलेक्शन, ये सब इन सब पे हमें फोकस करना होगा। तो जल्दी से जल्दी अगर हम लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को ईज़ कर लें तो फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सर, आप बड़े अर्थशास्त्री, एक सवाल से, इस बार का जो डेटा आया था एमफी का, उसमें 24,000 करोड़ हमने देखा गोल्ड ईटीएफ का अमाउंट था, जो कि अक्टूबर में मात्र 6,000 करोड़ था, और इक्विटी एसआईपी भी 24,000 करोड़ था। तो इसको आप कैसे देखते, कैसे रीड करते हैं? देखिए, ये पहला मौका है जब, या पहला समय है जब पहली बार गोल्ड के दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे समय पे जब भारत और चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो सेवर्स हैं, उनके पास पैसे हैं। क्योंकि जब पिछले 2 बार जब 400-500% से गोल्ड के दाम बढ़े थे, तो चीन में भी उतना वेल्थ नहीं था, हमारे यहाँ भी उतना वेल्थ नहीं था। तो ये पहली बार हो रहा है, तो इसमें थोड़ा स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। तो जिस तरह से आप भारत में देख रहे हैं, उस तरह से चीन में भी हो रहा है। तो एक नया मार्केट सेंटिमेंट है, बट मेरे हिसाब से ये कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है। तो अगर गोल्ड के दाम बढ़ने, वो 4,500-5,000 के बाद थोड़े अगर 1 साल के लिए बढ़ने बंद होते हैं, तो फिर ये कम हो जाएगा। सो ये किसी भी मार्केट में रिस्क एपेटाइट और कभी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि जो एसआईपी है, जो स्टेडी स्टेट इन्वेस्टर्स हैं, वो चलते जा रहे हैं। तो एसआईपी में फ्लोज जो हैं कम नहीं हुए हैं, और जो भारत के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग। बिल्कुल। तो